नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं काफी बेहतरीन चल रही होंगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 5, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पूर्ण स्थापना। आज उसका है बच्चों लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 का अर्थ ये हुआ कि लेक्चर 1, 2, 3 आपने बड़े ही बेमिसाल तरीके से पढ़ लिए होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, 0% डाउट और 100% मार्क्स की आपकी तैयारी चल रही होगी। तो ऐसी ही तैयारी को आज आगे बढ़ाने के लिए सर जी आप हमें क्या पढ़ाओगे? आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे कांग्रेस में विभाजन। इसको समझिएगा और ये बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो कांग्रेस में विभाजन है ये हमारा जो पूरा एक तरीके से क्लियर होगा कि कैसे कांग्रेस में विभाजन हुआ है, ये नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा। अभी सिर्फ हम आधारशिला समझेंगे कि कांग्रेस में कैसे विभाजन होना शुरू होता है, परंतु जो उसकी परिणति है, जो उसके परिणाम है, वो आपको 1970 में देखने को मिलेंगे। मतलब 1970 में भी नहीं, 1969 में ही देखने को मिल जाएंगे, जब राष्ट्रपति जी के चुनाव होंगे तब हम ये जानेंगे। फिर बात करेंगे इंदिरा बनाम सिंडिकेट की बात हम लोग करेंगे, फिर कांग्रेस सिंडिकेट की बात करेंगे, फिर हम विशेष की बात करेंगे। ठीक है, अब विशेष क्या है, हम इसमें कुछ जो बड़े नेता है उनके बारे में आज थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लेक्चर, कांग्रेस में विभाजन। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए, इस कांग्रेस के बारे में आप शुरुआत के पहले अध्याय से पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी भी पढ़ते हो कांग्रेस के बारे में ही रहे हो, परंतु वह कांग्रेस जिसका गठन 28 दिसंबर 1885 को हो गया था। ठीक है, वह कांग्रेस जो राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के हर वर्ग को जोड़ता है, पूरे देश को जोड़ने के लिए जाता है, वह राष्ट्रीय कांग्रेस, वह कांग्रेस जिसके लिए हमने ये पढ़ा था कि ये विचारधारात्मक गठबंधन है। ठीक है, वह कांग्रेस जो सभी वर्गों को, सभी विचारधाराओं को अपने अंदर समा लेता है। ऐसा क्या हुआ कि जिस कांग्रेस का ही विभाजन हो गया, उस कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस ने पूरे देश को जोड़ने का काम करा, जिस कांग्रेस ने पूरे गठबंधन, सभी विचारधाराओं को जोड़ने का काम करा, सभी वर्गों को जोड़ने का काम करा, उस कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि 1970 के दौर तक आते आते, 1969 1970 तक आते आते इस कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है, विभाजन हो जाता है। 85 वर्षों के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि इस कांग्रेस में विभाजन की तस्वीर हमें देखने को मिलती है। यह विभाजन क्यों होता है, इसका क्या कारण था, क्या आधार था, पहले आज हम लोग वो समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि 69 70 में से क्या घटनाएं हुई, राष्ट्रपति जी के चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति जी के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, और कांग्रेस में विभाजन होने के बाद कौन सी कांग्रेस आज मौजूद है और कौन सी कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका है, वो जानेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ बातें जो पता है वो मैं आपको बता देता हूं। भैया आपको ये पता है कि 1966 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुकी है। कौन बन चुका है प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुकी है। ये प्रधानमंत्री कैसे बनी? इंदिरा गांधी जी सांसद थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जैसे ही डेथ हुई तो वापस क्या करा, कांग्रेस के सांसदों की एक मीटिंग बुलाई गई के कामराज जी की अध्यक्षता में, और फिर ये बोला गया कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है। तो दो उम्मीदवार थे इस बार, इंदिरा गांधी जी भी उम्मीदवार थी और मोरारजी देसाई भी उम्मीदवार थे। तो यहाँ पे दोनों के लिए गुप्त मतदान कराया गया, और जो बड़े नेता है कांग्रेस के, जो बड़े नेता है, जो प्रभावशाली नेता है, जो ताकतवर नेता है, उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट कर दिया। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता है, प्रभावशाली नेता है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट कराया कि इंदिरा गांधी जी क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बननी चाहिए, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए। और ये बड़े नेता ने इंदिरा गांधी जी को क्यों सपोर्ट करा? इसलिए सपोर्ट करा कि उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी जी अनुभवहीन है, इंदिरा गांधी जी के पास इतना अनुभव नहीं है, तो वो देश को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए किससे एडवाइस लेगी, किससे सलाह लेगी? हमसे लेगी, क्योंकि हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हम कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हैं, तो हमसे बार बार में इंदिरा गांधी जी क्या करेगी? एडवाइस लेगी। और अगर मोरारजी देसाई को बना दिया तो मोरारजी देसाई एक बिल्कुल पके हुए खिलाड़ी हैं, एक मजबूत खिलाड़ी, राजनीतिकर हैं, उनको बड़ा अच्छे से अनुभव है, तो वो शायद हमारी इतनी बात नहीं पूछेंगे जितनी इंदिरा गांधी जी पूछेगी। तो इसलिए इन्होंने, बड़े नेताओं ने क्या करा? इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया कि हां बैठेगी इंदिरा गांधी जी कुर्सी पर सच में राज कौन चला रहा होगा? हम जो बड़े नेता हैं। ये बड़े नेता कौन है? के कामराज की बात कर लीजिए, एस के पाटिल जी की बात कर लीजिए, अतुल्य घोष, ये सारे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, इन सब ने क्या करा? इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया। एक शब्द अभी अपन ने लेक्चर फ्लो में पढ़ा था, सिंडिकेट। तो वो जो बड़े नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, जो ताकतवर नेता है बेटा, उन्हीं को क्या कहा गया है? सिंडिकेट कहा गया है। कांग्रेस में जो बड़े नेता थे, जो ताकतवर नेता थे,
जो प्रभावशाली नेता थे उन्हीं को क्या कहा गया है, सिंडिकेट कहा गया है। मतलब ऐसे नेता जिनका दबदबा कांग्रेस में हमेशा से रहा है, को उसमें कांग्रेस की बात उनमें मानी जाती है कि भाई जो उनकी बात है वो बोल दी, वो सो बोल दी, उनकी बात मानी गई है कांग्रेस में, तो थोड़ा प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लीडर्स आप उनको कह सकते हैं। 1966 में इंदिरा गांधी जी बन गई और 1966 के बाद 67 में चुनाव होना था। 1967 में होने थे चुनाव। 1967 में चौथा जो आम चुनाव है वो हुआ। चौथे आम चुनाव हुए बेटा। अब 1966 के इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने में और 1967 के चुनाव में कोई बहुत 1 साल से भी कम का समय रहा, 1 साल का लगभग का आप समय देख लीजिए। इस 1 साल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने सभी बड़े नेताओं को क्या करा, मंत्रिपरिषद में भी रखा, मंत्रिमंडल में भी उनको जगह दी, बिल्कुल मना नहीं करा, उनकी सलाहें भी मानी, उनकी एडवाइस थी वो भी मानी। परंतु 1967 में जब चुनाव होते हैं और 1967 में जो चुनाव लड़े जाते हैं वो इंदिरा गांधी जी के नाम पर लड़े जाते हैं। और 1967 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, पूरे देश में भूखमरी वाली स्थिति चल रही है, खाद्यान्न की कमी चल रही है, पूरे देश में महंगाई हो रही है, ये सारे बेरोजगारी फैल रही है, ये सारे कारण होते हैं। इन कारणों के को से लड़ना, इन कारणों से ऊपर भारत को उठाना, ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी जी की होती है। और इंदिरा गांधी जी इन जिम्मेदारी को कब पूरा कर पाएगी, जब वो वापस प्रधानमंत्री बनकर के आती है, मतलब चौथा आम चुनाव जीत करके आती है 1967 का। 1967 के चुनाव हुए और 1967 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस जीत जाती है, परंतु कांग्रेस की क्या है, सीटें कम हो जाती हैं, जो कि नेहरू जी के समय मिला करती थी उतनी सीटें नहीं मिली। जितना वोट परसेंटेज नेहरू जी के समय मिला करता था उतना वोट नहीं मिला। इसके अलावा कांग्रेस 9 राज्यों में भी चुनाव हार जाती है, 9 राज्यों में हार, कांग्रेस की 9 राज्यों में क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो अब यहां पर इंदिरा गांधी जी में बहुत बड़ा दबाव आ चुका था कि यार लोकसभा में भी हमारी सीटें कम हो गई, लोकसभा में हमें जो वोट मिलते हैं वो भी कम हो गए, और 9 राज्यों में हम लोग हार गए, चाहे वो गठबंधन की सरकारें ही बनी, ऊपर हम हार गए, कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया, कांग्रेस को लोगों ने बाहर कर दिया, ये गलत बात है। तो अब इंदिरा गांधी जी पे दबाव बढ़ गया था कि जो यहां पर जो छवि खराब हुई है कांग्रेस की, उस छवि को फिर से ठीक करना है, मतलब फिर से कांग्रेस को क्या करना है, पावरफुल बनाना है, फिर से कांग्रेस को आगे लेकर के चलना है। और कांग्रेस को आगे लेकर चलने के साथ साथ इंदिरा गांधी जी क्या चाहते हैं, खुद की भी एक छवि बनाना चाहती है। इंदिरा गांधी जी खुद का एक मुकाम बनाना चाहती है, इंदिरा गांधी जी खुद को एक पावरफुल बनाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं सिंडिकेट्स पे क्या निर्भर ना रहूं, इनके अनुसार मैं ना चलूं, ये मेरे अनुसार चले, जैसा मैं कहूं वैसा हो। मतलब कांग्रेस पे और सरकार पे अपना दबदबा इंदिरा गांधी जी बनाना चाहती थी। तो 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, जो अपने सलाहकार रखे वो इन सिंडिकेट्स को नहीं रखा, इनको धीरे धीरे क्या कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन बड़े नेताओं से ज्यादा बातचीत नहीं करी, इन बड़े नेताओं से ज्यादा सलाह नहीं ली, ज्यादा मशवरा नहीं करा इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। और इनको थोड़ा सा बाहर का रास्ता धीरे धीरे आउट करना इंदिरा गांधी जी ने शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी जी को थोड़ा ऐसा भी लगा कि मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि 1967 के जब चुनाव हुए तो ये जितने जो बड़े बड़े नेता की हम बात कर रहे हैं, के कामराज है, एस के पाटिल है, अतुल्य घोष है, ये सारे के सारे ऑलरेडी 1967 के इलेक्शन हार चुके हैं। 1967 के चुनाव में हमने पढ़ा है इन नेताओं के बारे में, ये खुद चुनाव नहीं जीत पाए। तो इंदिरा गांधी जी को लगा कि अगर आप इतने प्रभावशाली नेता हैं, अगर आपका इतना दबदबा है, तो फिर तो जनता में तो आपकी बड़ी लोकप्रियता होनी चाहिए थी। तो आप को अगर जनता ही नहीं जिता रही है, आपको जनता ही नहीं आपको आगे भेजना चाहती है, तो फिर मैं कैसे आपकी बातें मान लूं। ऐसा मेरा मानना है कि इंदिरा गांधी जी ने ये सोच करके सिंडिकेट्स को थोड़ा सा बाहर करा होगा। पर सिंडिकेट्स को उम्मीद बड़ी थी कि भाई इंदिरा गांधी जी हमसे पूछेगी, और पर वो नहीं पूछा तो उनको लगा बुरा सिंडिकेट्स को, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि इंदिरा गांधी जी को ऐसा भी लगा कि नहीं साहब मेरा ही पावर होना चाहिए, मैं ही पावरफुल बनूं और बाकी कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, इसलिए भी इंदिरा गांधी जी थोड़ा सा खुद को ही आगे लेकर के आना चाहती थी। तो अब इंदिरा गांधी जी पे 2 चुनौतियों का सामना करना था। एक तो इंदिरा गांधी जी को खुद को पावरफुल बनाना था, मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना था, और दूसरा 1967 के चुनाव में 1967 के चुनाव में जो छवि खराब हुई है कांग्रेस की, उसको वापस ठीक करना। जो 1967 में जो कांग्रेस की छवि खराब हुई है, उस छवि को वापस से ठीक करना, ठीक है। अब विभाजन हुआ तो हुआ कहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक जो कांग्रेस है जो इंदिरा गांधी जी के समर्थन में वो है, और एक कांग्रेस है जो सिंडिकेट्स के समर्थन में है वो है। तो एक कांग्रेस इंदिरा गांधी जी का समर्थन करेगी, और एक ऐसी कांग्रेस होगी जो कि किसका, जो बड़े नेता है, जो प्रभावशाली नेता है, उनका समर्थन करेगी। ओके,
1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। तो 1967 के चुनाव के बाद हमने देखा कि केंद्र की में जो है सत्ता कायम होती है, लोकसभा में जो है कांग्रेस सीटें जीतती है, परंतु उतनी सीटें पहले जितनी सीटें नहीं मिलती और पहले जितना वोट नहीं मिलता, तो पहले जितना बहुमत हासिल नहीं हुआ था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ में सत्ता जाती रही। तो कितने राज्यों में से सत्ता गई थी बेटा? 9 राज्यों में से। कितने राज्यों में गई थी? 9 राज्यों में। 9 राज्यों में से क्या हुआ था कि भाई एक राज्य कौन सा? तमिलनाडु, वहां पर तो पूर्ण बहुमत के साथ किसकी सरकार बनी थी? डीएमके की सरकार बनी थी। ठीक है, डीएमके की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी, और पहली बार ऐसा किसी राज्य में हुआ था जो गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही हो। इसके अलावा 8 राज्यों में क्या हुआ? गठबंधन की सरकारें बनी। ठीक है, 8 में क्या हुआ? गठबंधन की सरकार बनी, और इनमें से 8 में से 6 में तो पूर्ण रूप से गठबंधन, और 2 में क्या हुआ बेटा? दल बदल का काम हुआ। इस कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 9 राज्यों में क्या हुआ? कांग्रेस को अपनी सीटें गंवानी पड़ी, कांग्रेस को अपनी राज्य सरकारें गंवानी पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है, पर 1967 के इलेक्शंस अब यह साबित कर चुके थे कि कांग्रेस को हराना कोई नामुमकिन काम नहीं है, कांग्रेस को हराया जा सकता है। अगर पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ता है, अगर पूरा विपक्ष एक होकर के जनता के पास जाता है, कांग्रेस की कमियां गिनाएगा, कांग्रेस की खामियां गिनाएगा, तो कांग्रेस को हराया जा सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यह यहां पर पूरा महसूस हो चुका था। नहीं तो कभी कभार ऐसा लगता था कि 1947 से अभी तक कांग्रेस का ही राज चल रहा था, तो क्या कांग्रेस का सिस्टम भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक दल प्रभुत्व वाले दौर से हम लोग एक दलीय शासन व्यवस्था के दौर में आ जाए, कि एक ही दल का शासन हो? ऐसा तो नहीं हो। तो इसलिए यहां पर अब ये प्रूफ हो चुका था कि कांग्रेस को तो हराया जा सकता है। परंतु अभी आप यहां पर देखिए, कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस हारी नहीं है। जो जीते हैं ना, उन्होंने मजबूरन क्या करा? एक साथ आकर के जीते हैं वो लोग। अब आप यहां पर देखिए, जितनी भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं, ये जल्दी जल्दी टूटती जाएंगी, सारी टूटेंगी। क्यों टूटेंगी? क्योंकि ये सब अपनी अपोजिट विचारधारा के साथ के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, परंतु सरकार बनाने के लिए वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों एक साथ आकर के मिल गई, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। पर क्यों? क्योंकि बस कांग्रेस को हराना है। क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस के अगेंस्ट है, हमें कांग्रेस के अगेंस्ट जाना है, इसलिए क्या करा गया? सब एक हो गए। ठीक है, फिर कहीं पे कोई 2 विचारधाराएं, अकाली दल ग्रुप की विचारधारा दोनों की अलग अलग है, वो दोनों मिल गए, बोले ठीक है नहीं साहब, हमें कांग्रेस को हराना है। तो कांग्रेस को हराने के लिए यहाँ पे क्या हुआ जा रहा है? एक हुआ जा रहा है। मतलब कांग्रेस को वहां पर भी सीटें मिली है, कांग्रेस को वहां पर भी वोट मिले हैं, परंतु जिन लोगों को, जिन पार्टियों को सीटें मिली है, उन्होंने क्या कर लिया? सबने एक कर लिया और कहा कि नहीं, सब हमें कांग्रेस को हटाना है, इसलिए हमें क्या करना होगा? सबको एक होकर के, यूनाइट होकर के सरकार बनानी होगी। बहरहाल अभी भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। देखिए, ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन तो कांग्रेस का कोई सा दूसरा भी उस समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए, जितनी भी सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकार बनी, सबको कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत सीटें मिली और सबने मिलजुल करके क्या कर लिया? अपनी सरकार बना ली। तो कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। हाँ, एक विकल्प आप देख सकते थे, जो डीएमके थी, पर डीएमके सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही प्रभावशाली है, बाकी दूसरे राज्यों में पावर नहीं था डीएमके में कि वो दूसरे राज्यों में आ सके। डीएमके जो सरकार बना पाई तमिलनाडु में, किस मुद्दे पे बनाई थी? एंटी हिंदी प्रोटेस्ट कर करके, कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में प्रयोग नहीं करा जाना चाहिए, इंग्लिश जारी रहनी चाहिए। वहां पर उग्र आंदोलन विद्यार्थियों ने करा, और विद्यार्थियों ने करा तो डीएमके ने उसको पार्टिसिपेट करा, और डीएमके वहां से चुनाव जीत जाती है। परंतु अगर यही डीएमके नॉर्थ में अगर वोट मांगने आए, उत्तर भारत में वोट मांगने आएगी, तो उत्तर भारत में तो हिंदी वाले ज्यादा दबदबे में, तो क्या डीएमके को वो लोग वोट देंगे? कभी नहीं देंगे वो लोग। पर कांग्रेस एक ऐसी थी जिसको उत्तर और दक्षिण दोनों जगह से वोट मिला करते थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी जगह से वोट मिला करते थे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास मत भूलिए कि वो विचारधारात्मक गठबंधन था, सबको जोड़ करके रखने का जो काम है वो कांग्रेस ने करा था। तो कांग्रेस पूरा सब कुछ था, ठीक है, हर विचारधारा को, हर वर्ग को वो जोड़ रहा है। डीएमके वो काम नहीं कर पाया। तो मतलब दूसरा जो ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के अलावा, कि कांग्रेस नहीं तो कौन, कांग्रेस के अलावा हम किसको वोट दें? कांग्रेस के अलावा कोई था ही नहीं। राज्य में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। तो राज्य में जो बनी अधिकतर जो गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें, जो नॉन कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें थी, वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अलग अलग पार्टियां मिलकर के काम कर रही थी। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तो इन सरकारों ने क्या वो करा? अपना बहुमत खो दिया। मतलब जितनी उनके पास मेजोरिटी थी, वो मेजोरिटी उन लोगों ने खो दी, और उन्हें नए सिरे से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या करना पड़ा? गठबंधन बनाना पड़ा। नहीं तो क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है? ये क्लास 11th में सभी बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं,
ठीक है ना, सभी बच्चे क्लास 11th में मुझसे पढ़ चुके हैं। और अब आज आप ये मुझे बताइएगा कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी या राज्य आपातकाल भी कहते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति जी लगा रहे हैं, वो तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, तो ये आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर कमेंट में मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बताऊंगा कि भाई सही है या गलत है। अब बात करते हैं इंदिरा बनाम सिंडिकेट की। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। तो इंदिरा गांधी जी को जो असली चुनौती है, असली जो चैलेंज है, वो विपक्ष से नहीं मिला। विपक्ष तो था ही नहीं, विपक्ष है कहां, सवाल यही तो है कि ऑपोजिशन कहां पर था, विपक्ष था ही नहीं। विपक्ष कहां पर, कोई मजबूत पार्टी आपके सामने नजर नहीं आ रही जो कांग्रेस को डिफीट कर सके, कांग्रेस को हरा सके। राज्यों में सरकारें बनी तो गठबंधन की सरकारें बनी, एक राज्य में बनी डीएमके, तो डीएमके का इतना प्रभाव नहीं है कि वो कांग्रेस जो इतने बड़े लेवल पर काम कर रही उस पार्टी को डिफीट कर दे। तो विपक्ष तो था ही नहीं। तो सच में इंदिरा गांधी जी को जो चुनौती थी वो विपक्ष से नहीं थी, इंदिरा गांधी जी को चुनौती कहां से थी, कांग्रेस के अंदर ही थी, पार्टी के भीतर ही थी। और पार्टी के भीतर किससे चुनौती थी, जो बड़े नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता है, उनसे थी। देखिए एक किताब में ही दे रखा है, एक छोटा सा बच्चे का कार्टून बना और वो साइड में पूछ रहा है कि हाँ इंदिरा गांधी जी के लिए चुनौतियां तो काफी रही होंगी, क्योंकि एक वो महिला है और पुरुष प्रधान समाज रहा है, उस समय वो प्रधानमंत्री बनी, तो किस प्रकार से उन्होंने शासन किया होगा। देखिए वो एक अपना पहलू है कि वो महिला रही और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद उनको मिला। हाँ, उन्होंने समस्याओं का सामना करा। और हम ये नहीं कहते कि जितने भी जो सिंडिकेट्स है, जो प्रभावशाली नेता है, वो सारे गलत थे, या हम ये भी नहीं कहते कि नहीं इंदिरा गांधी जी बिल्कुल ही सही थी। दोनों का पक्षता पर थोड़ा सा डिफिकल्टी रही होगी कि भाई एक महिला है और वो प्रधानमंत्री के पद पर है, ठीक है। और थोड़ा सा ये था कि जो सिंडिकेट से प्रभावशाली नेता है उनको उम्मीदें थी कि इंदिरा गांधी जी हमारी बात मानेगी, पर जब इंदिरा गांधी जी ने नहीं बात मानी तो उनको बुरा लगा और फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो जो चुनौती थी, जो चैलेंज था, वो थोड़ा सा अंदर से ही था, कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही था। जो बड़े नेता है वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी हमारे अनुसार काम करे, और इंदिरा गांधी जी ये चाहते थे कि नहीं सब तुम मेरे अनुसार काम करो, मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग चलो, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। तो सिंडिकेट कौन है, कांग्रेस के भीतर ताकतवर, ठीक है, और जो प्रभावशाली नेता है उनका एक समूह था, उनका एक ग्रुप था, उनको क्या कहा गया है, सिंडिकेट कहा गया है। तो ताकतवर जो पावरफुल थे उनका, और जो प्रभावशाली जिनका प्रभाव था कांग्रेस में, उनकी हर बात को माना जाता था, मतलब उन्होंने जो बोल दिया वो लोक की लकीर थी, मजबूत नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, काफी समय से कांग्रेस में जुड़े हुए थे। ये जितने भी जो ताकतवर प्रभावशाली नेता सिंडिकेट कहे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये सब स्वतंत्रता आंदोलनों में रहे हैं, नेहरू जी के साथ, गांधी जी के साथ काफी समय बिताया। तो ये बड़े प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नो डाउट। इन्हीं सिंडिकेट्स की वजह से, इन्हीं की वजह से इंदिरा गांधी जी 1966 में प्रधानमंत्री बन पाए, क्योंकि इन्हीं बड़े नेताओं ने सपोर्ट करा था इंदिरा गांधी जी को कि हाँ इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए। अब उन्होंने किस मुद्दों से या किस ऑब्जेक्टिव से करा वो पता नहीं, पर जितना हमें लगता है वो ऐसा लगा कि साहब इंदिरा गांधी जी अनुभवहीन है, तो वो हम प्रभावशाली नेता है, तो हमारी बात इंदिरा गांधी जी मानेगी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया। तो ये तो इंदिरा गांधी जी को मानना चाहिए, इंदिरा गांधी जी को एहसान मानना चाहिए कि अगर वो 1966 में प्रधानमंत्री बन पाई तो किन के बदौलत बन पाई, इन्हीं प्रभावशाली नेताओं, इन्हीं बड़े नेताओं के कारण बन पाई। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पार्टी में कोई भी बड़ा पद मिलता है, या पार्टी अगर किसी बड़े पद पर हमें अपॉइंट करती है, चाहे वो मंत्री का हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का हो, तो उसमें पार्टी के बड़े नेताओं का तो रोल होता ही है, जो प्रभावशाली है, क्योंकि वो अगर प्रभावशाली है उनकी बात तो मानी जाएगी, उनसे तो पूछा जाएगा कि भाई इनको इस पोस्ट पर बिठाया जाए या नहीं बिठाया जाए। तो अगर इंदिरा गांधी जी 1966 में पीएम बनी है तो उनमें सिंडिकेट्स का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा रोल है, इसमें बिल्कुल दो राय वाली बात नहीं। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी। अब जो सिंडिकेट है, इन नेताओं को ये उम्मीद थी, बस ये जो शब्द है ना बेटा, ये जो होप है ना, यही गलत है। ये चाहे राजनीति में हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, कैसे भी हो, हमें उम्मीद तो कभी करनी नहीं चाहिए। हमें किसी से ही उम्मीद नहीं करनी चाहिए वो मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, मैं उसका काम करूं या नहीं करूं, हमें उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। हम जैसा कर सकते हैं, हम जितना बेहतर कर सकते हैं हम करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करें तो ईश्वर से करें, ऊपर वाले से करें, बाकी किसी से नहीं। तो सिंडिकेट्स को ये उम्मीद थी कि हम जो सलाह, हम जो एडवाइस इंदिरा गांधी जी को देंगे, उन पर इंदिरा गांधी जी क्या करेगी, अमल करेगी, मतलब उन्हीं सलाहों को लागू करेगी। मतलब जो हम लोग बोल देंगे वही क्या बन जाएगी, लोक की लकीर बन जाएगी, उसको इंदिरा गांधी जी चेंज नहीं करेगी। हाँ, जो पहला
स्पष्ट था। जब 1966 में पीएम बनी तो इंदिरा गांधी जी ने एक काम करके भी दिखाया। जो सिंडिकेट कहते थे उस अनुसार इंदिरा गांधी जी चलती रही, परंतु 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी जी में काफी बड़ा परिवर्तन आया, काफी बड़ा चेंज आया और इंदिरा गांधी जी ने सिंडिकेट्स को थोड़ा सा साइड कर दिया। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। तो अब धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी खुद को पावरफुल बनाने की शुरुआत कर रही है, खुद का एक मुकाम बनाया, खुद के लिए एक तैयारी करेगी, नहीं सब मैं इनके अंडर में काम ना करूं, ये मेरे अनुसार काम करने चाहिए। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा, जो सलाहकार होंगे उनके, ठीक है, जो उनको एडवाइस देंगे समय समय पे, और जो उनके विश्वस्त जो लोग हैं, जो इन पर सबसे ज्यादा विश्वास करने योग्य हैं, वो सब क्या थे, पार्टी के बाहर के लोग थे। पार्टी में से किसी को ही नहीं रखा। पार्टी के बाहर का मतलब ये भी हो सकता है किसी दूसरे पार्टी के बढ़िया व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट कर लिया हो, या कोई दूसरा हो जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हो पर उसको एक अच्छा ज्ञान हो, उसको अपॉइंट कर लिया, वो कर सकता है, पर उन्होंने पार्टी के नेताओं को थोड़ा सा अवॉइड करके रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पे ला खड़ा किया, और धीरे धीरे क्या करा, जो सिंडिकेट्स उनको हाशिए पे ला खड़ा किया। हाशिए का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कॉर्नर पे। जो नेता सबसे बड़े प्रभावशाली थे, जो नेता सब की बात प्रधानमंत्री तक भी माना करते थे, जिन नेताओं का बड़ा दबदबा कांग्रेस में था, अब उसी प्रभावशाली नेताओं को सबसे पीछे ले जाकर के खड़ा कर दिया, बिल्कुल कॉर्नर पे लाकर इंदिरा गांधी जी ने खड़ा कर दिया कि अब आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप यहीं रहिए। थोड़ा सा ठीक नहीं था ये व्यवहार जो करा गया, पर राजनीति है, अपने समय समय की बात है। और मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, परंतु देखिए हर चीज़ स्थितियों की हालत होती हैं, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, क्या रही होंगी। अब आज मैं यहाँ पर इतने साल बाद ये तो कह नहीं सकता कि इंदिरा गांधी जी सही थे और सिंडिकेट गलत थे, या ये भी नहीं कह सकता सिंडिकेट सही थे इंदिरा गांधी जी गलत थी। ये तो हमें आज भी नहीं पता चलता कि भाई हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या बात हो रही होगी, कौन सही है कौन गलत है। हम तो सिर्फ वही बता सकते हैं जो हमारे सामने आता है, ठीक है, जो हमारे सामने आता है हम तो उसी पे तो बात कर सकते हैं। भाई जैसे आज जीएसटी कानून में सामने आया, उसमें मैं बता सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है, सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्यों चालू कर रही है क्यों नहीं कर रही है, वो हमें नहीं पता। क्या ऑफिस में क्या बात होती है क्या नहीं होती, वो हमें नहीं पता। उसी प्रकार से अब इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट का ये था, पर मैं इतना सा थोड़ा सा मेरा पर्सनली मानना है कि इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी जी का जो व्यवहार था थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की छवि नेहरू जी से बनी थी, कांग्रेस की छवि लाल बहादुर शास्त्री जी से बनी थी, कांग्रेस की छवि महात्मा गांधी जी से बनी थी, और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने जोड़ने का काम करा है। नेहरू जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो किसी व्यक्ति को अलग करने की नहीं सोचते थे, वो जोड़ने की कोशिश करते थे। जब 1947 में पहली सरकार बनती है, आजाद भारत की सरकार बनती है, और उसमें मतलब वो अपने विरोधियों को भी जोड़ते हैं। आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये कांग्रेस के बड़े विरोधी थे, बहुत बड़े विरोधी थे, ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर की दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के कांग्रेस के साथ नहीं बनती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुछ अपने मुद्दे थे, इन बातों को लेकर के उनकी नहीं बनती थी कांग्रेस के साथ। परंतु जब नेहरू जी ने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया और उनको लगा कि नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अंबेडकर जैसे ज्ञानी और महान लोगों का मंत्रिमंडल में होना बड़ा आवश्यक है, उन्होंने जोड़ा। अपने जो मतभेद थे ना उनको साइड में रख दिया। मैंने यही बात कही है कि हमारे नेताओं में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं था। मन से कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं था। हाँ, मत हो सकते हैं, भाई तुम ये काम सुधार दो, तुम भी ठीक हम भी ठीक, पर यहां पर अब पहली बार हमें मनभेद देखने को मिल रहा है। मन अलग हो गए हैं। इंदिरा गांधी जी कुछ अलग करना चाहती है और सिंडिकेट्स अलग करना चाहते हैं। सिंडिकेट्स इंदिरा गांधी जी के सामने कुछ अलग है और पीठ पीछे कुछ अलग है। अब मन में डिफरेंस आ चुका है, मन में भेद आ चुका है, और मन में भेद आते ही क्या हो जाता है, विभाजन हो गया कांग्रेस का डिवीजन हो गया। तो इंदिरा गांधी जी एक ऐसे परिवार से आ रही हैं, नेहरू परिवार से आ रही हैं, एक ऐसी पार्टी की लीडरशिप कर रही हैं जिनका हमेशा एक ये संदेश दिया है, जोड़ने का काम करा है, अपने विपक्षियों को भी कांग्रेस ने जोड़ा है। तो वो सिंडिकेट्स तो वह लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करा है, शुरुआत से योगदान दिया है। तो उनकी बात मानना, उनकी बातों पर अमल करना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी जी को करना चाहिए था, बिल्कुल हाशिए पे लाकर के खड़ा नहीं करना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है, बाकी उस समय क्या बात रही होगी क्या नहीं, परंतु अभी आप यहाँ पर आ जाइए। इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला, सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। सबसे पहला तो इंदिरा गांधी जी के सामने ये चुनौती थी कि खुद को सिंडिकेट से आजाद करके, स्वतंत्र करके खुद का एक मुकाम बनाए। लोग ये ना कहे कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन थी और उनको जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनकी मदद से इंदिरा गांधी जी शासन चला पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग ये कहें कि इंदिरा गांधी जी ने ये काम करा, इंदिरा गांधी जी ने ये काम करा, इंदिरा गांधी जी का ही नाम होना चाहिए, ऐसा इंदिरा गांधी जी चाहती थी।
कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। तो 1967 के चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस की कम हुई, जितना वोट परसेंट कम हुआ, जो 9 राज्यों में कांग्रेस हारी, वहां पर फिर से कांग्रेस को खड़ा करना था, जो कि अगले जब भी चुनाव होंगे उन चुनावों में। अगले चुनाव की तारीख 1972 थी, परंतु वो 1971 में ही इंदिरा गांधी जी आयोजित करवा देती है चुनाव। ठीक है, ये सभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। अब देखिए, इंदिरा गांधी ने एक बड़ी साहसिक रणनीति, साहसिक का मतलब क्या है, बोल्ड, मजबूत, ऐसे कमजोर रणनीति नहीं, बहुत मजबूत, साहस वाली, हिम्मत वाली रणनीति को उन्होंने अपनाया। और जो सत्ता संघर्ष था, सत्ता संघर्ष का मतलब क्या होता, पावर के लिए स्ट्रगल था। अब आप देखिए, इंदिरा गांधी जी बैठी है, इंदिरा गांधी जी को बिठाने वाले भी सिंडिकेट हैं, और अब वो चाहते हैं कि वो उनकी बात माने, मतलब उनको हटाने वाले भी वो है। तो अब एक चीज देखिए, सिंडिकेट्स क्या चाहते हैं, सिंडिकेट्स इंदिरा गांधी जी को हटाना नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं इंदिरा गांधी जी बैठी रहे पर हमारी बात माने। मतलब इंदिरा गांधी दुनिया के सामने इंदिरा गांधी है, पर क्या हो, बात हमारी हो। मतलब सत्ता सच में पावर किसके पास हो, सत्ता मेरे पास हो, सच में पावर हमारे पास हो। और इंदिरा गांधी जी चाहती है नहीं नहीं, तुम्हारे पास पावर क्यों, मेरे पास ही पावर होनी चाहिए। तो ये जो संघर्ष है ना, ये जो दोनों में थोड़ा सा मतभेद या मनभेद जिसे आप कह सकते हो, वो जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, सत्ता के लिए चल रहा है, पावर के लिए चल रहा है। अगर इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट की सारी बातें मानने लग जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या सिंडिकेट इंदिरा गांधी जी की सारी बातें मानने लग जाए तो भी दिक्कत नहीं है। परंतु ये तो सत्ता का संघर्ष है, और इंदिरा गांधी जी ने बड़े ही दिमाग तरीके से, शानदार तरीके से इसको क्या कर दिया, विचारधारात्मक संघर्ष बना दिया। सत्ता के लिए नहीं, विचारधारात्मक, अपनी विचारधारा बदल के बोला कि नहीं नहीं साहब, अब ये जो लोग हैं मेरी विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। तो उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कदम उठाए, मतलब अपनी नीतियों में वामपंथ जो विचारधारा है उसको लागू करना शुरू कर दिया। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया, सरकार के हाथ में लाना शुरू कर दिया, खुद के कंट्रोल में। अभी तक हम समाजवादी थे, समाजवाद एक ठीक रूप है, पर वामपंथी मतलब बिल्कुल एक सब कुछ ही सरकार के हाथ में होना चाहिए, हर चीज सरकार के हाथ में हो। तो ऐसी कुछ नीतियां इंदिरा गांधी जी बनाती है। अब ये नीतियों से इंदिरा गांधी जी ये दर्शाती है कि साहब कांग्रेस जो है, या मैं इंदिरा गांधी जो हूं वो क्या हूं, मैं गरीबों के पक्ष में हूं, मैं उन वर्गों के पक्ष में हूं जो कि पिछड़ चुके हैं, मैं महिलाओं के पक्ष में हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के पक्ष में हूं। ठीक है, सरकार उन लोगों के लिए काम करना चाहती है, पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इन पॉलिसियों के खिलाफ हो, और वो पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, वो गरीबों के खिलाफ है, ऐसा बोल करके अपनी तरफ पूरा गेम इंदिरा गांधी ने ले लिया। अब इस कार्यक्रम में क्या क्या था, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, मतलब सरकार कंट्रोल कर लेगी। उस समय 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 प्राइवेट बैंकों को क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था, मतलब सरकार के कंट्रोल में ले लिया था। आम बीमा का राष्ट्रीयकरण करना, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, मतलब क्या कर दिया, शहर में आप इतनी संपदा रख पाओगे, इतनी आय, आपकी इनकम इतनी होगी, उस पर क्या कर दी, एक लिमिट लगा दी गई। ओके, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, ठीक है, और जो खाने पीने का सामान है उसका क्या करा जाएगा, सरकारी वितरण करा जाएगा, सरकार बांटेगी इतना इतना। भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवश्यक भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म एक्ट, ये वही भूमि सुधार है जो नेहरू जी के समय से कक्षा 11 की संविधान की किताब में शुरू हो गए थे। भूमि सुधारों की बात कर रही है इंदिरा गांधी जी। और जो ग्रामीण गरीब है, जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार है उनको आवासीय भूखंड देना, ठीक है, मतलब मकान बनाने के लिए भूखंड, जमीनें देने का प्रावधान भी सरकार कर रही है। मतलब पूर्ण रूप से ये गरीबों के लिए फुल फ्लेज पॉलिसी सरकार लेकर करके आ रही है। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। देखिए, अब सिंडिकेट ने इन सारे कामों को स्वीकृति दे दी, स्वीकार कर लिया, बिल्कुल भी मना नहीं करा, अप्रूवल कर दिया, ठीक है, सही। पर क्या बोला, मन में गहरा संदेह था। आप ये बात यहां तक, अभी तक हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये आप कहीं पे भी पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी नहीं था। आप बड़े से बड़े नेताओं की भी अगर आप बात सुनेंगे, उनके विचार चाहे अलग हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पर ये नहीं था कि मन में संदेह हो, मन में गहरा संदेह। ये तो 5 चैप्टर में शायद हमने अब भी पढ़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी तक की जो राजनीति के चैप्टर आपने पढ़े उसमें नेताओं के बीच में मतभेद हो सकता था। मत मतलब क्या होता है, मेरा आइडिया है, मेरा विचार है। भाई जरूरी नहीं है जिस विचार से मैं सहमत हूं उससे आप भी सहमत हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं, ठीक है ना, हमारा मतभेद हो सकता है, पर यहां पर मनभेद देखने को मिला बेटा। इस बार मन अलग अलग हो गए, इस बार मन ही अलग अलग है। और मतभेद, मनभेद में क्या होता है, मतभेद अगर आपका मत अलग अलग भी हो तो चलता है,
पर आपका मत और मेरा मत दोनों ही राष्ट्र को आगे ले जाने के काम कर रहे हैं। हमारे आपके प्रति कोई रंजिश नहीं और मेरी आपके प्रति कोई रंजिश नहीं, ऐसा है, वो मतभेद है। मनभेद क्या है कि हम मन से अलग हो चुके हैं, आपके सामने कुछ, दूसरों के सामने कुछ, अब मन का भेद आ चुका है। तो सिंडिकेट ने क्या कर दिया, वैसे तो स्वीकार कर लिया, पर मन में संदेह था कि इंदिरा गांधी जी जो सही कर रही है वो सही है या गलत। अब बात करते हैं कांग्रेस सिंडिकेट की, जो कि बॉक्स में दिया हुआ है। कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है। तो वो कौन सा समूह है वो अभी मैंने आपको बता दिया। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था, ठीक है, तो ये प्रभावशाली नेता है और इनका पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। संगठन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा, उस पर, कि भाई अब इस राज्य में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, इस बार अगला जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो कौन बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन कौन क्या होगा, कौन से राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मतलब जो सारी व्यवस्थाएं थी उन सारी व्यवस्थाओं पर किनका कंट्रोल हुआ करता था, इन सिंडिकेट का कंट्रोल हुआ करता था। सिंडिकेट के अगवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। तो सिंडिकेट की लीडरशिप कौन कर रहे थे, ये भी देखिए। सिंडिकेट की लीडरशिप करने वाले भी गजब के ही व्यक्ति थे, जिनका नाम था के कामराज जी। के कामराज जी पहले के मद्रास और आज के जिसे हम तमिलनाडु कहते हैं वहां के क्या है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इन्होंने मतलब इन्होंने भी अपना शिक्षा में बहुत गजब का योगदान दिया है। अभी आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी, इनका भी शिक्षा में बहुत गजब का योगदान है। और वहाँ पे मतलब आप तमिलनाडु की साइड जाएंगे तो वहाँ पर जो उनके स्टेचूज भी बने हुए हैं, जो उनकी मूर्तियाँ भी बनी हुई है, वहाँ पे यूँ बच्चों को साथ में, दो छोटे बच्चों की मूर्तियाँ बनी हुई है, फिर उनकी मतलब वो बच्चों को शिक्षा की तरफ बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, गजब का योगदान इनका रहा है, ठीक है। और फिर बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए। कब से कब तक ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, 1964 से लेके 67 तक ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। कौन, के कामराज जी। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बंबई सिटी अब मुंबई के एस के पाटिल, मैसूर अब कर्नाटक के एस निजलिंगप्पा जो है वो के कामराज जी के बाद क्या बनेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। मतलब 67-68 में वो आ जाएंगे और फिर वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। अब इनमें देखिए, इनमें ये ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो कि 1967 के चुनाव में हार चुके हैं, ठीक है। 1967 के जनादेश का जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें याद करिएगा, एस के पाटिल हार चुके हैं, अतुल्य घोष हार चुके हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े जो नेता हैं, ये ज्यादातर नेता हार चुके हैं। के कामराज जी हार चुके हैं चुनाव, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस संसदीय दल है उसमें ये सारे बड़े नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्थन करा और फिर बाद में इंदिरा गांधी जी को समर्थन करा, इसीलिए दोनों व्यक्ति प्रधानमंत्री बन पाए। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। जो पहला मंत्रिपरिषद था, मतलब जो 1966 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, तो इस समूह की निर्णायक भूमिका रही, मतलब इनको मंत्री के पद भी दिए। और जो नीतियों का निर्माण हुआ कि भाई क्या काम करना है क्या नहीं करना, सारी जो नीतियां बनी उसको बनाने में और उनको लागू करने में भी एक अहम भूमिका किसने निभाई है, इन सिंडिकेट्स ने एक अहम भूमिका, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस ओ में ही रहे। देखिए अब यहां पर कांग्रेस का विभाजन होगा, जो कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाएगी, एक कांग्रेस ओ है और एक कांग्रेस आर है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, अब भी नहीं, पर आप सिर्फ इसको इतना याद रख सकते हैं, कांग्रेस ओ को आप याद रखिएगा, कांग्रेस ओल्ड जो पुरानी है वो कांग्रेस है, जिसमें सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब है। तो ये जो सिंडिकेट वाला जो ग्रुप था वो कांग्रेस ओल्ड का है। यहाँ पर कौन है, सिंडिकेट के नेता है, उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस थी, ठीक है। तो जो सिंडिकेट नेता है वो और उनके समर्थन में जो कांग्रेस ही है वो सारे कांग्रेस ओ में ही है। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति के बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। परंतु अब कांग्रेस आर, ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी समय समय पर लोकप्रिय और भी लोकप्रिय होती जा रही थी। और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह थी वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हुई थी। प्रधानमंत्री वैसे ही लोकप्रिय होता है, एक्चुअल में प्रधानमंत्री बनता ही वह है जो लोकप्रिय होता है। तो वो खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठी हुई हैं, तो उनके पास वो चाहे जैसा कर सकते थे, जनता के हित में, जनता के पक्ष में, जनता के लिए काम कर सकते थे, तो वो और ज्यादा लोकप्रिय हो गई। जब इंदिरा गांधी जी लोकप्रिय हो गए तो इंदिरा गांधी जी वाली जो पार्टी है वो ही लोकप्रिय रही, कांग्रेस आर, ठीक है। और जो जितने भी ये कांग्रेस ओ वाले बड़े बड़े नेता थे 1971 के बाद क्या हो गए, प्रभावहीन हो गए, उनका प्रभाव खत्म हो गया, उनका प्रभाव समय के साथ कम हो गया। अब विशेष में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे राम मनोहर लोहिया जी की। राम मनोहर लोहिया जी
के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गैर कांग्रेसवाद की बात इन्होंने करी, समाजवादी नेता है और इनका समय 1910 से 1967 का रहा है। समाजवादी नेता और विचारक रहे, स्वतंत्रता सेनानी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे, मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और 63 से 67 तक क्या रहे, लोकसभा के सांसद भी रहे। ठीक है, सारी बातें, ऐसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं जिसमें मैं आपको समझाऊं। जो समाजवादी नेता विचारक आपको पता ही, ये राम मनोहर लोहिया जी। देखिए, अब बच्चे बहुत सी बार ये पूछते हैं, सर जब ये जो साइड में बॉक्सेस में महापुरुषों के बारे में बता रखा है, क्या इनमें से बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? देखिए बेटा, ये बोर्ड क्या है ना, बोर्ड कहीं से पूछ सकता है। वैसे तो उनके पास कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कोई परिसीमा नहीं है कि नहीं साहब यही लिमिट है, इसके आगे नहीं जाएंगे, वो कहीं से पूछ सकते हैं किताब के अंदर अंदर से। तो परंतु देखिए, बहुत रेयर चांसेस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि आपसे क्वेश्चन आए, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि देखिए, भारत की आज़ादी में, भारत को आगे लाने में, भारत को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत से लोगों का योगदान रहा है। तो हम उन लोगों के बारे में पढ़ें, और अगर सबके बारे में भी नहीं पढ़ सके तो कम से कम जो किताबें हमारे कोर्स में चल रही है और उन किताबों में अगर किसी का जिक्र है तो वो तो पढ़ें। आज यहाँ पे राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र है, अगर मैं छोड़ दूं तो ये शायद गलत बात है ना। हमें पढ़ना चाहिए, चाहे हमें थोड़ा सा ही ज्ञान मिल रहा है लोहिया जी के बारे में, पर वो ज्ञान मिल तो रहा है ना। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक, ठीक है, तो मैनकाइंड एंड जन एक तरीके से एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसके संस्थापक और संपादक रहे। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान, विचारधारा का संयोजन। देखिए, जो समाजवादी जो सिद्धांत है ये तो क्या है, यूरोप का है, ठीक है, क्योंकि यूरोप बाय जर्मनी से ही कार्ल मार्क्स की शुरुआत हुई, वहीं से उन्होंने फिर सारा अपना समाजवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है। परंतु गैर यूरोपीय मतलब अब उसको यूरोप के समाजवाद से थोड़ा सा अलग कर करके बनाने वाले जो कोई हैं तो राम मनोहर लोहिया जी। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, तो गैर कांग्रेसवाद की इन्होंने बात करी। पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत करी कि भाई पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब रिजर्वेशन के सपोर्ट में। अंग्रेजी विरोध के अलावा, अंग्रेजी का विरोध करा, अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला, और इतने एक ऐसे नेता जो कि हमेशा नेहरू जी के खिलाफ रहे, नेहरू जी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले, नेहरू जी के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने वाले लोगों में से एक थे राम मनोहर लोहिया। इनकी भी गजब की विचारधारा रही, गजब का काम इनका रहा। इनके बारे में भी आपको कभी समय मिले तो आप पढ़िएगा। मैं तो कहता हूँ हर महापुरस्कार में कुछ ना कुछ हमें पढ़ता ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है सी नटराजन अन्नादुराई, 1909 से 1969 तक। 1967 से मद्रास, आज के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। चर्चित पत्रकार हैं, लेखक हैं, वक्ता हैं, मतलब बहुत अच्छे स्पीचेस दिया करते थे। मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी से संबंध है। इस जस्टिस पार्टी का जिक्र पहले क्लास 10th में भी हुआ था बेटा। क्लास 10th में जो हमारा दूसरा चैप्टर है इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद, वहां पर भी हुआ था। ये जस्टिस पार्टी क्या कर रही थी, ये जस्टिस पार्टी जस्टिस के लिए लड़ रही थी। किसका जस्टिस? गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, ठीक है, जो जाति व्यवस्था उसको खत्म करने की, समानता के अधिकारों के लिए, इनके लिए जस्टिस पार्टी लड़ रही थी। बाद में द्रविड़ कृष्णम 1934 में शामिल हो गए। फिर द्रविड़ मुन्नेम कृष्णम का बतौर राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। द्रविड़ संस्कृति के समर्थक हैं, हिंदी का विरोध करा और हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करा। द्रविड़ संस्कृति का मतलब क्या बेटा? देखिए, भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है। ऐसा माना जाता है कि जो भारत में जो एक्चुअल जो शुरुआत से जो लोग रह रहे हैं वो द्रविड़ है, और जो आर्यंस है वो आर्यंस बाहर से आए थे। और फिर उन्होंने क्या करा, जब आर्यंस उत्तर में आए तो उन्होंने ये द्रविड़ों को दक्षिण में धकेल दिया, नीचे की साइड भेज दिया भारत के, और वो आर्यंस नॉर्थ वाले जो लोग हैं वो आर्यंस है, और जो दक्षिण वाले हैं वो द्रविड़ है। तो जो द्रविड़ की जो संस्कृति, उस संस्कृति के समर्थक रहे। हिंदी का इन्होंने हमेशा से विरोध करा और हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भी कराया। राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक रहे कि भाई राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। फिर बात करते हैं के कामराज, 1903 से 1975, स्वतंत्रता सेनानी रहे और कांग्रेस के नेता रहे। मद्रास, जो आज का तमिलनाडु, उसके मुख्यमंत्री रहे। मद्रास प्रांत में, मतलब तमिलनाडु में, खूब शिक्षा का प्रसार करा है इन्होंने। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने वाले व्यक्ति है, तो शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ था। ठीक है, 1963 में उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, ठीक है, एक अपना ओपिनियन, एक विचार रखा कि भाई जितने भी जो वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी सारे बड़े बड़े नेता हैं, उनको खुद ऑटोमेटिकली कांग्रेस अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने बहुत लंबे समय तक राजनीति कर ली, लंबे समय तक काम कर लिया, अब जो युवा नेता है वो आए और कांग्रेस की और देश की कमान को संभाले। ये जो इनकी विचार थी, इसको कामराज योजना था। अब देखिए, अगर बोर्ड वाला चाहे कि नंबर काटने ही बच्चों के और वो पूछ ले कामराज योजना बताओ, 2 मार्क्स में पूछ लिया अब बच्चों को तो, आधों को तो यही नहीं बताओगा कि कामराज है कौन, और उनकी योजना तो दूर दूर तक कहीं नहीं बताओगी। पर आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ करके जाओगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई के कामराज की ये योजना थी। आप कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।
फिर बात करते हैं एस निजलंगप्पा, 1902 से 2000, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे, संविधान सभा के और लोकसभा के भी सदस्य रहे, मैसूर प्रांत जो आज का कर्नाटक है उसके मुख्यमंत्री और आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1968 से 71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। यह है निजलंगप्पा जी। फिर बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की, 1924 से 1988, ये बिहार के नेता हैं। दिसंबर 1970, ठीक है, दिसंबर 1970, जून के 1971, 1971, जून के 1977 में और अप्रैल के 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे। स्वतंत्रता सेनानी है, समाजवादी नेता है और मजदूर और किसानों के आंदोलनों के हमेशा में पक्ष में रहे। ठीक है, लोहिया जी के प्रबल समर्थक हैं और जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदारी निभाई। जेपी कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का एक गजब का ही राजनीतिक करियर रहा उनका, और जब आपातकाल लगेगा उस आपातकाल में उनका क्या वर्चस्व बढ़ेगा, किस प्रकार से वो इंदिरा गांधी जी का विरोध करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, कैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए जेपी नारायण जी आगे बढ़ते हैं, ये हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। और इनकी एक संपूर्ण क्रांति हुई थी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जेपी नारायण जी के बारे में बहुत गजब के व्यक्ति थे। ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने के रूप में पहचाना जाता है और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी थे। हमेशा से अंग्रेजी भाषा का भी विरोध करा है। ठीक है, और इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया कीजिए। अब मैं डेली आपके कमेंट्स देखता हूँ और पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। ठीक है ना, तो आपको वो उसमें पता भी चल जाएगा कि हमारे सर का रिप्लाई आ गया है, तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, तो आप पढ़िए और आगे बढ़िए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।